हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं विश्व इतिहास से काफ़ी रोचक विषय फासीवाद और नाजीवाद की तुलना लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए इस विषय को प्रारंभ करें। पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि फासीवाद जो था वो उसके प्रणेता जो है वो मुसोलिनी है, जबकि नाजीवाद के प्रणेता हिटलर है। दोनों की परिस्थितियां अलग अलग थी, लेकिन दोनों विचारधाराओं के लोग एक साथ जुड़े और आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध की घटना को अंजाम दिया। तो इस व्यवस्था को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उस दौर में इटली त्रिगुट में शामिल था, लेकिन मित्र राष्ट्रों ने उसे कुछ प्रदेशों का प्रलोभन देकर उसे अपने गुट में मिला लिया। अर्थात जो इटली का जो देश था वो त्रिगुट से मित्र राष्ट्रों के गुट में चला गया और वो उसका मित्र बन गया। लेकिन जब पेरिस की संधि हो रही थी विश्व युद्ध के पश्चात, उसमें जिन प्रदेशों का वायदा किया गया था मित्र राष्ट्रों के द्वारा इटली को, वो उन प्रदेशों को उन्होंने नहीं दिया, जिस वजह से इटली में असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। उसी असंतोष के भावना को जो है मुसोलिनी ने उसको भुनाया और उसी असंतोष का लाभ उठाकर उसने इटली में एक सर्वसत्तावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो फासीवादी विचारधारा के नाम से जाना गया। दूसरी ओर अगर हम हिटलर के नाजीवाद की बात करें तो जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी, जो कि त्रिगुट का सबसे बड़ा राष्ट्र था, उसके साथ वर्साय की अपमानजनक संधि की गई और इस संधि के माध्यम से जर्मनी को बुरी तरह से कुचल दिया गया। इस कारण जर्मनी में एक प्रकार की असंतुष्टि का माहौल फैला था, जिस असंतुष्टि की भावना का लाभ आगे चलकर हिटलर ने उठाया और वहां भी एक निरंकुशवाद की लहर दौड़ पड़ी और उसने अपने सिद्धांत, जो कि नाजीवादी सिद्धांत है, उनके माध्यम से उसने संपूर्ण जर्मनी की जनता को अपने फेवर में, अपने विश्वास में लेकर वहां एक सर्वसत्तावादी निरंकुश शासन की स्थापना की। आगे चलकर फासीवादी और नाजीवादी विचारधाराओं ने मिलकर विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध में ढकेल दिया। ये बताना इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि दोनों की परिस्थितियां अगर आप समझेंगे तभी इन दोनों की तुलना करना ज्यादा श्रेष्ठकर होगा। तो चलिए अब आगे इन दोनों की तुलना उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर करते हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक है फासीवाद एवं नाजीवाद की तुलना, इसे हमने दो भागों में विभाजित किया है। एक है इसकी समानताएं, दूसरी है इसकी असमानताएं। तो एक एक करके हम इसकी समानताओं को देखेंगे और असमानताओं को देखेंगे। सबसे पहले अगर समानताओं की बात करें तो पहली जो समानताएं थी कि दोनों वाद जो थे विभिन्न दर्शनों से मिलकर बने हैं। अर्थात बात कर रहे हैं हम नाजीवाद एवं फासीवाद, दोनों विचारधाराओं में अनेक विचारधाराओं का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। इसकी दूसरी महत्वपूर्ण समानताओं की बात करें तो दोनों वादों का उदय प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ। अर्थात मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो स्थितियां बनी उन्हीं के परिणाम स्वरूप इन दोनों सिद्धांत या वादों का उदय हुआ। तीसरी जो महत्वपूर्ण इसकी समानताएं हैं, ये दोनों जो थे यानी फासीवाद और नाजीवाद, ये उदारवाद और लोकतंत्र के कट्टर विरोधी थे। ठीक है, ये इसकी तीसरी महत्वपूर्ण समानताएं हैं। चौथी समानता की बात करें तो दोनों अहिंसावाद के कट्टर शत्रु थे। उनका विश्वास हिंसा में था, वो अहिंसा के सिद्धांतों को नहीं मानते थे, चाहे बात करें फासीवाद की चाहे बात करें नाजीवाद की। और इसकी जो पांचवी समानता है, दोनों एक दल की सत्ता के समर्थक थे। हमने आपको बताया कि किस प्रकार जर्मनी ने सर्वसत्तावादी निरंकुश शासन की स्थापना की, उसी प्रकार इटली में मुसोलिनी ने सर्वसत्तावादी सिद्धांत के माध्यम से, अपने फासीवादी विचारधारा के माध्यम से वहां एक निरंकुश सत्ता स्थापित की। तो ये कुछ समानताएं हैं। अब हम इनकी असमानताओं की ओर गौर करेंगे। तो इसकी पहली असमानता है, नाजीवाद के प्रणेता कौन थे? हिटलर। और फासीवाद के प्रणेता मुसोलिनी। ये इसकी असमानता है। दूसरी जो इसकी असमानता है कि नाजीवाद जो थी वो प्रतिक्रियावादी सिद्धांतों पर आधारित थी, दूसरी ओर फासीवाद जो थी वो अवसरवादी सिद्धांत पर थी। अब प्रतिक्रियावादी और अवसरवादी को समझेंगे। नाजीवाद यानी हम बात कर रहे हैं जर्मनी की,
जर्मनी में जो नाजीवादी विचारधारा उपजी वो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो जर्मनी के साथ वर्साय की संधि की गई थी उसके विरोध स्वरूप यानी उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो विचारधारा उपजी उसे हम प्रतिक्रियावादी विचारधारा कहते हैं। दूसरी ओर अगर हम फासीवाद की बात करें तो फासीवाद के विषय में आपको हमने पहले ही बताया कि इटली को संधि करके गुप्त संधि के माध्यम से मित्र राष्ट्रों ने उसे त्रिगुट से मित्र गुट के और मित्र राष्ट्रों के गुट में मिला लिया था। यानी इटली जो था अवसरवादी सिद्धांत पर उसने अपनी दल को बदला था। फिर बाद में जब उसे लगा कि उसके साथ विश्वासघात हुआ तो मुसोलिनी ने उसे फिर जाकर के जर्मनी के साथ वो मिल गया यानी त्रिगुट का सदस्य बन गया। यानी वो एक तरह से अवसरवादी सिद्धांतों पर आधारित थी। तीसरी जो महत्वपूर्ण इसकी असमानता है कि नाजीवाद का जो दर्शन है, जो आइडियोलॉजी है, वो तलवार का दर्शन है यानी बदले की भावना का दर्शन है। साथ ही साथ खून का बदला खून अर्थात वह बदले के सिद्धांत, हिंसा के सिद्धांतों का पोषक है। दूसरी ओर अगर हम फासीवादी की बात करें तो वो बुद्धि विरोधवाद पर आधारित है। अब आपके समक्ष ये प्रश्न उठता होगा कि बुद्धि विरोधवाद क्या है। तो बुद्धि विरोधवाद से आशय यह है कि मुसोलिनी का मानना था कि संपूर्ण जनता जो है वो बुद्धिमान नहीं हो सकती है। अर्थात उसका कहना था कि बुद्धि जो है सीमित व्यक्तियों के पास होती है और इसी कारण सत्ता यानी शासन करने का अधिकार सीमित व्यक्तियों के हाथों में होना चाहिए। इसी सिद्धांत को हम बुद्धि विरोधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है। चौथी जो असमानता है कि नाजीवाद जो था राष्ट्रवाद को साध्य और राज्य को साधन मानता था। दूसरी ओर अगर हम फासीवाद की बात करें तो फासीवाद जो है वो डार्विन के उत्तरजीविता के सिद्धांत, फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो सिद्धांत दिया है डार्विन ने, इस सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात नाजीवाद राष्ट्रवाद को साध्य और राज्य को साधन मानता था। ठीक है। और डार्विन फासीवाद जो है वो डार्विन के उत्तरजीविता के सिद्धांत के आधारित था। यानी नाजीवादी उग्र राष्ट्रवाद के प्रबल पोषक माने जा सकते हैं। इसकी पांचवी जो महत्वपूर्ण असमानता है कि नाजीवाद साम्यवाद का घोर विरोधी था, जबकि दूसरी ओर अगर हम फासीवाद की बात करें तो वो पूंजीवाद का विरोध करता था। इस प्रकार से हमने दोनों की समानताएं और असमानताओं को देखा। मैं उम्मीद करता हूं कि यह विषय आपको काफी सहजता से समझ आ गया होगा। यदि विश्व इतिहास से और भी मैं आपको नए नए विषयों पर नए नए वीडियोस लाता रहूंगा। आगे भी आपको मैं अपने अपने नए नए टॉपिक के माध्यम से आपको इसकी जानकारी देता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।